नमस्कार है वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा होता है। दुनिया भर की जो कंट्री है वो आपस में ट्रेड कर रही होती हैं और वर्ल्ड की जो जीडीपी होती है वो राइज कर रही होती है धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि यूएसए एक डिसीजन लेता है। ये कहता है कि हम रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शन लगा देंगे और रशिया का जो 300 बिलियन से ज्यादा का एसेट पड़ा है यूएसए के बैंक्स में उसको फ्रीज कर लेंगे। प्लस जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके ये जो भी मनी का ट्रांसफर है वो किया जाता है उससे भी रशिया को निकाल देंगे। और क्यों ये सब करेंगे? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और इस तरीके के डिसीजन जो है वो फिर यूएसए की तरफ से लिए जाते हैं। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि बहुत सी कंट्रीज, दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो इसको काफी ज्यादा नोटिस करती है, इससे काफी ज्यादा सीख लेती है। उन लोग को लगता है कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है और इसी के बाद से फिर बात शुरू होने लगती है डी डॉलराइजेशन की, ग्लोबल ट्रेड की। ये डी डॉलराइजेशन की जो डिमांड है ये दुनिया भर में बढ़ने लगती है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे आप लोग कह सकते हो अफ्रीका की कंट्रीज हो या एशिया की कंट्रीज हो, सबको इनकी जरूरत लगती है। और अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के जो अल्टरनेटिव है डॉलर के अगेंस्ट में वो भी दिए जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो अल्टरनेटिव था वो था ब्रिक्स का करेंसी, जिसकी बात हाल में की जा रही थी कि ब्रिक्स जो नेशन है वो अपनी करेंसी बनाएगा, जिस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया जा रहा था जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा। लेकिन हाल में ही हुआ क्या है कि एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी, बहुत ज्यादा बड़े जो इकोनॉमिक्स्ट है आप लोग कह सकते हो, उनने ये कहा है, उनने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि ये जो ब्रिक्स की करेंसी है ये पूरा आइडिया ही रिडिकुल है ना। क्यों इनने इसके बारे में ऐसा कहा है और इंडिया की क्या पोजीशन है और क्या है ये पूरी न्यूज़, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल ये जो शख्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जिनका नाम है जिम ओनेल, ये एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो इकोनॉमिस्ट है वो है। पहले ये काम किया करते थे गोल्डमैन सैक में, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। और ये कंपनी अक्सर जो अपने लोग हैं उनको या फिर ऐसे भी लोगों को एडवाइस करती रहती है कि यहाँ पर अपना पैसा लगाओ, यहाँ से आप लोग को जो रिटर्न है वो अच्छा मिलेगा। ऐसे ही जब ये काम करते थे गोल्डमैन सैक के लिए, तब इनने एक पब्लिश किया था पेपर जिसमें 4 कंट्री जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनका नाम लेते हुए ये कहा था कि ये सब इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसमें सारे लोगों को, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए। जो पेपर का टाइटल था वो था वर्ल्ड नीड्स बेटर ब्रिक। और ब्रिक ये जो टर्म है ना, ये इन्हीं कंट्रीज का शॉर्ट फॉर्म था। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि ये जो एक्रोनिम्स है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है आज जिसको एक ग्रुप बना लिया गया है, वो दिया था इन्हीं ने। इन्हीं के द्वारा पहली बार ये जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था, ये बताने के लिए कि इन कंट्रीज का मजबूत होना, इनकी इकोनॉमीज का ग्रो करना वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हुआ क्या कि उस समय तो हालांकि इनने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन 2009 में इन्हीं 4 ग्रुप के जो लीडर्स थे ये लोग मिलते हैं और आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड होता है और ये ब्रिक जो है बन जाता है ब्रिक्स। ना ये जो इकोनॉमिस्ट है ना जिनने ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था, आप लोग कह सकते हो इंसेप्शन ही इनके द्वारा हुआ था इस ग्रुप का, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप बन चुका है। इनने हाल में ये स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिक्स ग्रुप का जो आइडिया है ना एक अलग करेंसी बनाने का, ये आइडिया कम्प्लीटली रिडिकुलस है। इसके अलावा ये एम्बेरसिंग हो गया और अनफीजिबल, इस सारे टर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटमेंट पे इस करेंसी के बारे में बात करते हुए। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रिक्स ग्रुप है आज तक इसने कुछ खास अचीव नहीं किया है सिवाय कुछ सिंबोलिज्म पावर के। इसी तरीके की बाकी बात भी ये इसमें करते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो शख्स है ये अगेंस्ट में है ब्रिक्स के, या फिर ब्रिक्स जो आज के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में एक मजबूत पावर की तरह खड़ा होता दिख रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं, ये भी चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज ग्रो करे, ऐसा नहीं है। ये तो ऑलरेडी कई बार अपने स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का आगे वाले टाइम में ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये खुद भी ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डॉलर पे जो डिपेंडेंस है ट्रेड की वो होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी मकसद से, किसी आप लोग कह सकते हो कि प्रोपेगेंडा से ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो रियल रीज़न है यहाँ पर इस चीज़ का वो ये भी देते हैं। प्लस आप लोग देखोगे ना तो और भी इस तरीके की जो बातें हैं वो की जाती है कि ये जो करेंसी का पूरा आइडिया है जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है दुनिया भर की कंट्री, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यूएसए की मीडिया हो गई, यूरोप की मीडिया हो गई, इंडिया की मीडिया हो गई, चाइना की मीडिया हो गई, ये सब इसको कवर करेंगे। ये आखिर में काम नहीं करने वाला है। जिसके क्या रीज़न है, कुछ रीज़न इनने दिया है, कुछ रीज़न और हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो इसमें ये कहा जाता है कि इंडिया और चाइना ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है इस ब्रिक्स ग्रुपिंग की। और ये दोनों कंट्रीज अगर आप लोग देखोगे ना तो छोटे छोटे भी जो इश्यूज होते हैं उसमें भी साथ में नहीं आते। दोनों के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो चल ही रहा है। उसके अलावा बाकी भी अगर आप लोग जो मुद्दे हैं उस पर देखोगे तो ये दोनों कंट्रीज हमेशा एक दूसरे को अपोज करती हैं।
ऐसे में एक कॉमन करेंसी बनाने के लिए एक कॉमन सेंट्रल बैंक चाहिए इन लोगों को। उसमें कैसे ये दोनों कंट्रीज आप लोग सोच सकते हो कि साथ में आ जाएंगी जब ये हर अलग मुद्दे पे एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी रहती हैं। उसके अलावा दरअसल होता क्या है ना कि जब भी इस तरीके के कोई इकोनॉमिक जोन या फिर आप लोग कह सकते हो कि कोई करेंसी जोन बनाया जाता है, तो उसमें होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पावर वाली कंट्री है कि करेंसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो करेंसी बनाई जाती है वो होती है। जैसे कि यूरोप में जब हम लोग ने देखा कि यूरोप ने पूरा यूरो जब अपनाया, तो ये जो यूरोप था ना, जर्मनी की पुरानी जो करेंसी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जर्मनी का जो सेंट्रल बैंक था वो बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि पावरफुल हो गया यूरोप में। और यही इसी तरीके से जो सिस्टम होता है वो काम करता है। इस ब्रिक्स ग्रुप में अगर आप लोग देखो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है इकोनॉमी के हिसाब से चाइना, और इंडिया कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि जो नई करेंसी बनाए ब्रिक्स वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो युआन से, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि जो रोल है चाइना के सेंट्रल बैंक का वो बढ़ जाए। एक तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसकी वजह से इंडिया ऐसा नहीं होने देगा। दूसरा होता क्या है ना कि जो बाकी सेंट्रल बैंक होती है, जो बाकी कंट्री होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो पावर होता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो खो देती हैं। दरअसल अगर आप लोग देखो ना तो यूरोप का ही फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रीक्स का ठीक ऐसी हालत हो चुकी है। ग्रीक में जब रिसेशन आया था तब भी वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसने, क्योंकि ये जो यूरोप है इसको एक्सेप्ट कर लिया था, वो कम कर नहीं पाया अपना आप लोग कह सकते हो लैंडिंग रेट, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी क्राइसिस में चली गई। अगर आप लोग को ये सिचुएशन नहीं समझ में आई तो मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो होता क्या है ना कि ये जो सिस्टम है, ये जो करेंसी है ब्रिक्स ग्रुप के अंदर ये बना ली जाती है। इसमें कहा ये जाता है एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खाली अजम्पशन बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि एक चाइना का जो युआन है वो 5 रशिया के रूबल के बराबर होगा। और चाइना के युआन के बेसिस पे ब्रिक की जो करेंसी है, लेट से बीई नाम है ब्रिक की करेंसी का, वो रखा जाता है। तो एक युआन जो है वो एक ब्रिक की करेंसी के बराबर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और एक युआन जो है वो 5 रशिया के जो रूबल है उसके बराबर है। ऐसे ही बाकी भी कंट्री जो है ब्रिक्स में, उसको भी चाइना का जो युआन है उसके अगेंस्ट में पैक किया जाएगा, क्योंकि चाइना ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है यहाँ पर। और इसके बाद होगा क्या ना कि ये जो रेशियो है ये इन कंट्रीज को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे में मान लो चाइना जो है इसमें रिसेशन आता है, और चाइना क्या करता है कि अपना जो लैंडिंग रेट है वहाँ की सेंट्रल बैंक वो कम कर देती है, ताकि लोन जो है वो लोन ले और ज़्यादा खर्चा करे, जिसके वजह से जो ग्रोथ है कंट्री की वो बढ़े। फिर होगा क्या कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो थोड़ा डाउन जाएगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और ये जो करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी ना, तो इसी वजह से, क्योंकि इन कंट्रीज पे आप लोग कह सकते हो कि कंपलसरी है कि इनको जो ये रेशियो ये पैक करके रखना है, इसीलिए ये कंट्रीज भी क्या करेंगी कि अपना जो करेंसी, अपनी जो सेंट्रल बैंक है, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें भी सेम चेंज लाएंगी। ये भी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगी ताकि ये जो रेशियो है ये मेंटेन रखे। अब इसी चीज में सेकंड सिचुएशन अज्यूम कर लो। मान लो चाइना में रिसेशन आया है, उसने अपने जो लैंडिंग रेट है वो कट किया, और फिर उसके बाद हुआ क्या कि बाकी कंट्रीज को भी मजबूरी में ये कट करना पड़ा। लेकिन अब मान लो कि रशिया हो गया या फिर बाकी किसी ब्रिक कंट्री का एग्जांपल ले लो, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया उसी टाइम पे। जब चाइना में रिसेशन आया उसी टाइम पे वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तब होगा क्या कि वहां पर, क्योंकि उसको लैंडिंग का रेट यहाँ से मजबूरी में कम करना पड़ेगा, और ये जो इन्फ्लेशन है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो चेंजेस है जो उसको लाने चाहिए उस कंट्री को अपनी सिचुएशन को सुधार करने के लिए, वो ये नहीं ला पाएगी, क्योंकि सारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आप लोग कह सकते हो कि एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। अब ये चीज भी इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लिंक्ड हो या किसी और दूसरी चीज पर डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है आप लोग कह सकते हो ऐसा हो पाना ये बहुत ज्यादा अनफिजिबल है। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो एक रीजन इसका यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये सारी ही ब्रिक्स ग्रुप की जो कंट्रीज है, इसमें अगर आप लोग देखो तो इन सारी कंट्रीज के अंदर जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है। तो अब यहाँ आप लोग सवाल करोगे कि तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सरप्लस में तो अच्छा ही है। हम लोग बात करते हैं कि सरप्लस में होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो कंट्रीज है ये ट्रेड ज्यादा कर रही हैं और खरीद कम रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है। तो ये तो पॉजिटिव ही है, इसमें गलत क्या हो गया। तो एक तरीके से तो देखो ये ठीक है, ये पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, ये इंपोर्ट कम कर रही है, ये ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना तो ये साइन है इनके अंदर जो कम डिमांड है, इन कंट्रीज के अंदर जो डिमांड है उसके कम होने का। अब सिचुएशन यहाँ पर समझने की कोशिश करो आप लोग, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ये इनके अंदर ट्रेड सरप्लस है। आप लोग कह सकते हो इंडिया को छोड़ के, इंडिया में अभी ट्रेड सरप्लस नहीं है, लेकिन इसमें भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, ये भी सरप्लस की ओर बढ़ रहा है। और बाकी कंट्रीज में अगर आप लोग देखो तो जो करंट अकाउंट है उसका सरप्लस है। तो ये जो कंट्रीज है ये अपना सरप्लस है भी और इसको मेंटेन रखना भी चाहती हैं। अब क्योंकि ये आपस में जो ट्रेडिंग सरप्लस है वो मेंटेन करके रखना चाहती हैं, इसीलिए ब्रिक्स में अगर आप लोग देखो ना, ब्रिक्स ग्रुप के अंदर की जो ट्रेड है उसकी बात करो
तो कोई तो कंट्री होगी जो कि डेफिसिट में जाएगी अगर ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं। इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करता है तो या तो चाइना सरप्लस में होगा या तो इंडिया सरप्लस में होगा, लेकिन चाइना कभी चाहेगा नहीं डेफिसिट में जाना, और इंडिया भी जो उसका डेफिसिट है उसको कम करना चाह रहा है। और इसीलिए ये जो ट्रेड है ये अगर आप लोग देखो तो इस ब्रिक्स ग्रुप के अंदर ही ये कम होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई भी जो कंट्री है वो डेफिसिट में नहीं जाना चाह रहा। और बाकी अगर हम लोग यूएसए से या फिर यूरोप से बात करें तो क्योंकि इनके जो करेंसी है उनके अगेंस्ट में कंपटीटर के रूप में देखा जाता है ब्रिक्स की करेंसी को, इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कंट्रीज है ये तैयार होंगी ब्रिक्स की करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो बाहर इस करेंसी का इस्तेमाल करना नहीं है ट्रेड करने के लिए। अंदर जो ट्रेड है ब्रिक्स ग्रुप के अंदर वो उतना होगा नहीं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट नहीं जब बढ़ने देना है इन कंट्रीज को। कोई कंट्रीज ऐसी है नहीं जो कहे कि चलो ठीक है आप ही ज्यादा ट्रेड कर लो, मैं शांत बैठा हूं, मैं कम एक्सपोर्ट करूंगा, आप फिर भी आपका जो इम्पोर्ट है उसको एक्सेप्ट करूंगा। इसीलिए उन ट्रेड्स की अगर हम लोग बात करें जिसके इस्तेमाल में ये ब्रिक्स की करेंसी आने वाली है, वो अगर आप लोग देखो तो उतना है ही नहीं। और इसीलिए अगर ये जो करेंसी है डेवलप कर भी दी जाती है तो उतना बड़ा कोई गेम चेंजर ये नहीं होने वाली। कुछ लोगों का जो आर्गुमेंट है वो ऐसा दिया जाता है। और इसीलिए अगर जिम ओ'नील जो है इनकी बात माने तो अगर इस चीज़ को फिजिबल बनाना है, इस चीज़ को डेवलप करना है, तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री को चाहिए कि आपस में आए, अपने जितने भी इनके पुराने इश्यूज है उसको ख़त्म करें। इवन कि ये कहते भी है, एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि जब भी इनकी बात होती है चाइना के पॉलिसी मेकर से तो वो यही सलाह देते हैं कि अपनी ओल्ड एज की जो दुश्मनी है चाहे इंडिया के साथ उसको ख़त्म करो और इंडिया को लीडरशिप की पोजीशन पे इनवाइट करो अलग अलग इश्यूज़ के लिए। उसके बाद ही जो वर्ल्ड है वो तुम्हें और भी ज़्यादा सीरियस लेना शुरू करेगा, ऐसा ये कहते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो आप लोगों को पता होगा 22 से लेकर 24 अगस्त तक ये जो समिट है ये होने वाली है साउथ अफ्रीका में। लेकिन इस समिट से पहले ही साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया है कि ये जो आप लोग कह सकते हो इशू है ब्रिक्स करेंसी का, ये एजेंडा के रूप में नहीं है इस समिट के अंदर, केवल जो एक्सपेंशन है उस पर बात होनी है। तो ये चीज़ तो पहले ही सामने आ गई है। उसके अलावा इंडिया का भी अगर हम लोग पोजीशन देखें ना तो इंडिया पहले ही ये कह चुका है कि हमें नहीं चाहिए ये ब्रिक्स की करेंसी वगैरह, हम लोग अपनी ही करेंसी जो है उसको इंटरनेशनलाइज करेंगे, उसी में ट्रेड करेंगे। जिसका नतीजा है कि हाल में ही यूएई के साथ इंडिया ने डील साइन किया और यूएई को पेमेंट भी किया है पहली बार जो ऑयल का ट्रेड है उसके लिए रुपीज़ में। तो ये है पूरी सिचुएशन गाइज, ये है पूरा आप लोग कह सकते हो मैटर जो सामने आया है। और ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।